हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 5 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। लास्ट की वर्कशीट में हमने हिमालयास के बारे में पढ़ा था। इसमें हम उत्तरी मैदान को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान वाला जो इलाका होता है बच्चों, अगर आप मैप में देखो तो ये जितना भी आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है, ये पूरा ही हमारा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पहाड़ ख़त्म होते हैं बच्चों, ये देखिए शिवालिक जो यहाँ पर साउथर्न में सबसे नीचे की तरफ पड़ता है, उसके बाद से ही ये पूरा जो इलाका होता है ये हमारा मैदानी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो इलाका है ये हमारा उत्तरी मैदान का इलाका है। ओके, अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले है कि इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। तो पहाड़ों से जो भी पानी, पहाड़ों से मतलब नदियों से जो भी पानी आता है बच्चों, उससे बहकर जितनी भी मिट्टी आती है उस सब के निक्षेप से इसका पूरा यानी उत्तरी मैदान का निर्माण किया गया है। अगर आप इसके आकार की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर की है। ठीक है बच्चों, इसका जो आकार है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। उसके बाद है उर्वरता के कारण, उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और यातायात के सुलभ साधन, सड़क, रेल, सड़क, हवाई के कारण यह सघन जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र है। तो अगर आप देखो तो उत्तरी मैदान वाले जितना भी पूरा इलाका होता है बच्चों, वो पूरा समतल भूमि वाला इलाका होता है। यहाँ पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है, यानी पानी की जो मात्रा है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ की जलवायु अनुकूल होती है, यानी ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पर यातायात के भी अच्छे साधन पाए जाते हैं, जैसे रेल, सड़क, हवाई। इन सारी चीज़ों के कारण यहाँ की जो जनसंख्या होती है, यानी उत्तरी मैदान की अगर आप जनसंख्या देखो तो बाकी सारे इलाकों से, इस पूरे की जो जनसंख्या आप देखो बाकी पूरे इलाकों से सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद है बच्चों कि मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक है पंजाब का मैदान, फिर है गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अगर आप मैप में देखो तो जितना भी हमारा उत्तरी मैदान का क्षेत्र है इसको 3 भागों में इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो अगर आप देखो बच्चों, ये वाला जो पूरा इलाका है पंजाब, ठीक है, इसको ये पंजाब, ठीक है, इसे पंजाब का स्थान कहते हैं। फिर ये वाला हमारा गंगा आ जाता है और ये हमारा ब्रह्मपुत्र आ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है पंजाब का मैदान। पंजाब का जो मैदान है वो उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं, जो पश्चिम वाला पूरा भाग है, जैसा कि हमने मैप में देखा, जो सिंधु और सहायक नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपों से बना है। तो ये पूरा जो इलाका है बच्चों, ये 2 नदियों, ठीक है, सिंधु नदी और सिंधु की जो भी सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदी यानी जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और वो जाके मिल जाती हैं जब बड़ी नदियों से, तो उसे सहायक नदी कहते हैं। तो इनके द्वारा लाए गए जितने भी जलोढ़ निक्षेप हैं उनके द्वारा बनी हुई है। 2 आबों की अधिक संख्या, 2 आब का मतलब होता है बच्चों 2 आब, ठीक है, यानी मान लीजिए 2 नदियां हैं, एक नदी इधर है और एक नदी इधर है, तो इसके बीच का ये जो इलाका होता है इसे 2 आब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच के इलाके को हम क्या कहते हैं, 2 आब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है गंगा का मैदान। उसके बाद सेकंड है आपका गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान का मध्य भाग, बीच वाला जो भाग है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों के द्वारा बनी है। इसका विस्तार घगर नदी से तीस्ता नदी तक है। ठीक है, इसका जो विस्तार है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार हमारा घगर नदी हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने के लिए मिलता है। उसके बाद थर्ड है ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो एकदम साइड में था, इस तरह से पूर्वी भाग, जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर, जो मुख्य रूप से असम में फैला हुआ है, यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये किस किस के द्वारा बना है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो पंजाब है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, जो गंगा है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये जो पूरा इलाका होता है। उसके बाद है आकृति भिन्नता के आधार पर, तो
तो अब जो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है उसको आकृति के आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा जो इलाका है हमारा उत्तरी मैदान का वो बिल्कुल प्लेन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अलग अलग तरह के भी होते हैं, जैसे कि भाबर होता है, तराई होता है, भांगर होता है, खादर होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि कुछ इलाके तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, ये वाली चीज़ें। ठीक है, जैसे सबसे पहले है भावर। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पुट्टी में गुटिका का निष्पेक्ष जहाँ नदियाँ नज़र नहीं आती भावर कहलाती है। तो आप शिवालिक पहाड़ियों को देखो तो वहाँ से जस्ट नीचे वाला इलाका जहाँ पर उत्तरी मैदान शुरू होता है वो वाला जो इलाका होता है वो भावर कहलाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। बड़े बड़े पत्थरों के पाए जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ होती तो हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती क्योंकि पत्थरों के बीच में चलती रहती हैं, इस वजह से वो नज़र नहीं आती। ठीक है, तो इस इलाके को हम भावर कहते हैं। उसके बाद आता है तराई। भावर के दक्षिण में, यानी जहाँ पर भावर खत्म होता है उसके दक्षिण में तराई शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं। तो यहाँ का क्षेत्र थोड़ा सा खुला हुआ होता है, इसीलिए जहाँ भावर में हमारी जो नदियाँ होती हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, तराई में आते आते वो दिखाई देने लगती है। ठीक है, जो घने जंगलों से भरा तराई कहलाती है। तो ये वाला जो पूरा इलाका होता है क्योंकि ये नम होता है, दलदला होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो जंगल होते हैं वो घने होते हैं, आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद आता है आपका भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान से वेदिका जैसी आकृति बनाती है। जो भांगर होता है वो पुराने जलोढ़ के मैदान जैसी आकृति बनाता है, उससे ही हम भांगर कहते हैं। यहाँ अब नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता। यहाँ की जो मिट्टी होती है बच्चों, यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। यहाँ जो भांगर होता है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं मिट्टी के। उसके बाद लास्ट है आपका खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए एवं युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो खादर वाला जो पूरा इलाका होता है, क्योंकि ये बाढ़ के साथ नए मैदान का निर्माण करते हैं एक तरीके से, तो इससे क्या होता है, ये वाला जो पूरा इलाका होता है वो किसी भी खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले था आपका उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान पूरा जो जस्ट हिमालय के बाद वाला इलाका होता है बच्चों, उसको उत्तरी मैदान कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, आप याद कर लेना, पंजाब का, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का। और आकृति के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है, भावर, तराई, भांगर और खादर। ठीक, उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है, किन्हीं 3 का नाम लिखिए। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है। तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे बच्चों कि उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु तथा यातायात के सुलभ साधन, इन्हीं सब कारणों की वजह से उत्तरी भाग में घनी जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है। तो इसका आंसर है, नम तथा दलदली क्षेत्र होने के कारण तराई भाग सदा घने जंगलों से, जंगली पेड़ों से भरा रहता है। तो क्योंकि इसका जो इलाका है वो नम है और दलदला क्षेत्र है, इसी के कारण यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों होते हैं। तो यमुना के पास की जो भूमि है वो दिल्ली का खादर क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, मिट्टी की नई परतें मानसून की वर्षा के कारण साल दर साल जमी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इस इलाके को हम खादर क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।